Welcome back, and in this video we will discuss about the most important topic of photosynthesis, that is light reaction. Dear fellows, इस वीडियो के अंदर हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे विद प्रॉपर मैकेनिज्म कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चलती है और यहाँ पे NADPH और ATP की सिंथेसिस होती है। तो लाइट रिएक्शन का मेन मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी हमारे पास है एटीपी एंड NADPH। अगर हम साइट की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकाइड है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लाइट रिएक्शन चलता है। ओके, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर है लाइट रिएक्शन को चलाने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास लाइट चाहिए होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल पिगमेंट हमें चाहिए होते हैं, क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटिनॉइड्स। इसके अलावा वाटर चाहिए होता है, ADP प्लस फास्फेट एंड NADP। तो ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है एज ए इनपुट। इनको यूज करके प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगर हम मेन स्टेप की बात करें तो मेन स्टेप में हमारे पास सबसे पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनके जरिए से लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, जो कि हम इसके फर्दर स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टेप लिखे हुए हैं। सेकंड, हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर की ब्रेकडाउन होती है फोटो सिस्टम 2 के अंदर। ओके, फोटो सिस्टम 2 के अंदर वाटर की ब्रेकडाउन होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड इसके अलावा जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, उसके बाद ATP की फॉर्मेशन होती है जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। रिडक्शन ऑफ NADP जो है ये रिड्यूस होके NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर। इसके अलावा हमारे पास दो टाइप्स होती हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन की। एक हमारे पास है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे हमारे पास बनता है ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक फोटो सिस्टम काम करता है जिसका नाम है फोटो सिस्टम 1। सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे क्या बनता है जनाब, ATP बनती है। कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती और कोई NADPH रिलीज नहीं होती। तो अब हम इसको प्रॉपर स्टेप के अंदर देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ATP बनती है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो क्या है, और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जिसे Z स्कीम भी कहते हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम 2 जिसको हम नाम देते हैं 680, जो कि सेकंड नंबर पे डिस्कवर हुआ था, इसी वजह से हम इसे फोटो सिस्टम 2 का नाम देते हैं। फोटो सिस्टम 1 जिसे हम 700 का नाम देते हैं, और ये पहले डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे हर फोटो सिस्टम के अंदर आप क्लोरोफिल पिगमेंट को देख सकते हैं। दिस इज सी का मतलब है कैरोटिनॉइड्स, दिस इज क्लोरोफिल B एंड दिस इज क्लोरोफिल A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सनलाइट है वो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर भी पड़ती है, और यहाँ पे सनलाइट फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी पड़ती है। जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे हमारे पास कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल B जो है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। जो हमारे पास कैरोटिनॉइड है ये सनलाइट की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल करता है, और क्लोरोफिल B एंड क्लोरोफिल A को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये उतनी ही एनर्जी क्लोरोफिल B को देगा जितनी क्लोरोफिल B को चाहिए, और क्लोरोफिल B जो है ये भी जो लाइट है उसको डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो ब्लू लाइट है उसको भी क्लोरोफिल B जो है ये एब्जॉर्ब करता है। सो कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल B यहाँ पे और यहाँ पे ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर इस एनर्जी को क्लोरोफिल A को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी क्लोरोफिल A को ट्रांसफर होती है, तो एज अ रिजल्ट क्लोरोफिल A जो है इसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। उस एनर्जी को यूज करते हुए, लाइट एनर्जी को यूज करते हुए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होंगे, हायर स्टेट पे चले जाएंगे, और यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन ये आप देख सकते हैं कि एक्साइट होके हायर स्टेट पे चले गए। तो हायर स्टेट पे क्या होता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहाँ पे प्लास्टोक्वानीन को दे देगा, और प्लास्टोक्वानीन इन दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम C तक, और साइटोक्रोम C इन दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा प्लास्टोसायनिन तक। और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसकी एनर्जी लॉस होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा थी, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इसको आगे ट्रांसफर किया यहाँ से प्लास्टोक्वानीन तक,
साइटोक्रोम सी एंड प्लास्टोसायनिन। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब ये जो एनर्जी जो यहाँ पे रिलीज होती है, ये इससे हमारे पास मिलकर बनता है एटीपी। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे एनर्जी होगी रिलीज। ओके, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसी से हमारे पास बनती है एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे, यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए थे, तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट हमारे पास एक होल बन गया था। क्लोरोफिल ए के अंदर यहाँ पे होल बन गया था और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से होल बन गया था। अब इन होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। यहाँ पे जो होल बना था इसको यही दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से आएंगे वही इस होल को फिल करेंगे। लेकिन यहाँ का ये जो होल है इसको फिल करने के लिए हमारे पास होगी फोटोलाइसिस। क्या होगी? फोटोलाइसिस होगी। फोटोलाइसिस का मतलब है यानी कि लाइट की मौजूदगी में जो वाटर है उसकी ब्रेक डाउन होगी। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दो प्रोटॉन बनेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यही आके इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर क्लोरोफिल ए का जो गैप है इसको फिल करेगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब ये इन दो इलेक्ट्रॉन को फेराडोक्सिन को देगा। फेराडोक्सिन इन दो इलेक्ट्रॉन को फाइनली एनएडीपी को ट्रांसफर करेगा और एनएडीपी इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये जो दो हाइड्रोजन थे जो कि वाटर की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में बने थे, इन दो को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा NADPH2 के अंदर। तो यहाँ हमारे पास NADPH2 भी बन चुका है, ATP भी बन चुका है और साथ में हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी एक वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से रिलीज हो चुका है। तो ये था हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कोई साइकिल यहाँ पे नहीं चला। तो इसीलिए हम इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एज अ जेड आपको नजर आता है। अब बात करते हैं व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम 2 जो है ये इनएक्टिव होता है, जब ये इनएक्टिव होता है, NADP कम या एब्सेंट हो, सेल को ATP चाहिए होती है, हमारे पास एज अ रिजल्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। यहाँ पे क्या होता है कि फेराडोक्सिन से आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, यानी कि NADP को ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि फेराडोक्सिन से दोबारा ये दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं साइटोक्रोम सी को और साइटोक्रोम सी से आगे फिर ये दो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ATP बनती है, यानी कि इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके हम यहाँ पे ATP बनाते हैं। तो यहाँ पे फेराडोक्सिन से दोबारा साइटोक्रोम सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद करना है कि फेराडोक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम सी तक आता है। तो फेराडोक्सिन, साइटोक्रोम सी, प्लास्टोसायनिन से फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 1 से फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेराडोक्सिन और दोबारा ये इस तरह से साइकिल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।